हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं कुछ आज नया टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ जो छूट गया हुआ था कुछ बताना था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो अभी कंटिन्यू चल रहा है वो बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर क्या होता है, वैसा साल वैसा ईयर जिसमें इनकम को अर्न करते हैं। सिंपल आंसर, जिस साल में इनकम को अर्न करते हैं, कमाते हैं, उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ठीक है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। ठीक है। जो जिस साल में इनकम अर्न करते हैं उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में जो इनकम अर्न किया हुआ उस पर टैक्स भुगतान करते हैं, टैक्स पेड करते हैं, वो होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर होता है और असेसमेंट ईयर होता है, तो प्रीवियस ईयर जो है असेसमेंट ईयर से पहले को बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस के ईयर के बाद वाला जो ईयर होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। देखिए, जैसे आपका है प्रीवियस ईयर जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है मई 2023 के लिए, वो प्रीवियस ईयर है 22 और 23, और इसका असेसमेंट ईयर है 23 और 24। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है जो इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर कितने महीने का होता है, कितने मंथ का होता है, और असेसमेंट कितने मंथ का होता है। तो हमेशा जो असेसमेंट होता है वो 12 मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है। जैसे हो गया 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 होगा, ये 12 महीने का हुआ, हो गया असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर जो होता है वो 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से कम का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए न्यू सेटअप किया है, ठीक है, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग मान लीजिए कोई कंपनी है जो न्यू सेटअप किया है, एक कंपनी है मान लीजिए, अब एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो इसके लिए तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसका 12 महीना होगा। तो 1/4/2022 से 31/3/2023 होगा। जो पुराना वाला कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उसका तो वो भी 12 महीने का होगा, 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक। और जो न्यू सेटअप है, मान लीजिए न्यू सेटअप हुआ है 1/7/2022 को, तो जो नया कंपनी हो गया, नया सेटअप किया है। ठीक है। तो 1/7/2022 को सेटअप हुआ है कंपनी। ठीक है। तो आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो जाएगा। देखिए, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1/7/2022 से लेकर 31/3/2023 होगा। ठीक है। ये कितने मंथ का हो गया
अप्रैल को हटाइए, मई को हटाइए, जून को हटाइए, 3 महीना हटा दिए, ये 9 महीना का हो गया, 9 मंथ का। कंपनी सेटअप ही हुआ है एक साथ को 2022 को, तो पूरा साल हुआ नहीं ना, तो वहाँ से लेके साल के अंतिम तक जाएंगे तो 9 महीना होगा। मतलब अगर नया कंपनी है तो जिस दिन से सेटअप होगा उस दिन से अंतिम साल का जो एंडिंग होता है प्रीवियस ईयर का 31 मार्च तक वो लेंगे। और पुराना है तो कंपनी है या कोई भी एसएफसी कोई पर्सन अपना सेटअप किया तो ये 12 महीना का होगा। और असेसमेंट ईयर तो ऑलवेज 12 मंथ का होता है। हो गया? चलिए, तो समझ गया कि प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, जिस साल में इनकम अर्न होता है। और असेसमेंट ईयर क्या कहते हैं, कि जिस साल में टैक्स पे करते हैं जो प्रीवियस ईयर में अर्न किया हुआ रहता है। प्रीवियस ईयर जो है ऑलवेज जो है 12 महीने का नहीं हो सकता। जब नया सेटअप होगा तो जिन से सेटअप हुआ और साल जब एंडिंग होता है उतना महीने के लिए होगा प्रीवियस ईयर। और एग्जिस्टिंग में जाता है अगर कोई पर्सन है, जैसे कंपनी हुआ, कोई फर्म हुआ, तो वो पूरा 12 महीना का होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है। ठीक है? चलिए, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे हमने बताया कि जो प्रीवियस ईयर होता है उसी साल में जो है प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और टैक्स भुगतान करते हैं असेसमेंट ईयर में। ठीक है? लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है कि अगर इनकम अर्न कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में तो आपको जो टैक्स भुगतान किस में करना है, प्रीवियस ईयर में करना है। ठीक है? कुछ अपवाद है। चलिए, अपवाद है, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है? चलिए, ओके। अब आइए, जैसे कि एक किसका अपवाद बता रहे हैं कि एक्सेप्शन टू इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इसका अपवाद है कि ये कहा जाता है कि जो इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में जो टैक्सेबल किस में होता है असेसमेंट ईयर में, इसका अपवाद है। मतलब क्या हुआ, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाते हैं। तो क्या क्या है, कुछ केसेस है, देखिए। सबसे पहला होता है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये सेक्शन है आपको 172। ओके। फिर है पर्सन लिविंग इंडिया। ठीक है? पर्सन लिविंग इन इंडिया परमानेंटली, ये सेक्शन हो गया आपका 174 हो गया। फिर आ गया आपको AOP BOI। ठीक है? फॉर्म्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पस।
ये हो गया सेक्शन आपका 174A। फिर है आपका पर्सन likely to transfer assets to avoid tax। 175 सेक्शन 175 है। लास्ट है डिसकंटिन्यू बिजनेस, कंटिन्यू बिजनेस सेक्शन 176 है। मतलब 5 केस है जिसमें अगर इनकम अर्न हो रहा है प्रीवियस ईयर में तो उसी ईयर में प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। सबसे पहले है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, सेक्शन 172। चलिए इसमें क्या है, आप लोग पढ़िएगा नॉन रेसिडेंट का चैप्टर में, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो पढ़ाएंगे उसमें जो है आपको डिटेल में दिया हुआ है। अभी इसका कुछ कॉन्सेप्चुअल इसका कॉन्सेप्ट देना है तो वो हम दे दे रहे हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, मान लीजिए कि नॉन रेसिडेंट का एक शिपिंग बिजनेस है, ठीक है। उस शिप पे जो है कुछ पैसेंजर कैरी करता है, कुछ लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक का मतलब वो है कुछ मतलब माल जाल होते हैं, और कुछ गुड्स है या मेल्स है। गुड्स तो कुछ पैसेंजर्स है, गुड्स है या कुछ माल जाल है, वो अगर कैरी कर रहा है वो शिप, और शिप किसका है, नॉन रेसिडेंट का है, तो वो सारा जो है कहाँ आते हैं, इंडियन पोर्ट पे उतरते हैं। स्वाभाविक है कि इंडियन पोर्ट है। देखिए ये जो है आपका यहाँ पे कोई शिप है, शिप है, बनाने नहीं आ रहा है, कोई शिप है, ठीक है। ये शिप पे जो है कुछ आदमी हैं, कुछ सामान रखा हुआ है, और इंडियन पोर्ट है। इंडियन पोर्ट है, यहाँ पर इस सबको उतारा जाता है। आदमी यहाँ पे पैसेंजर कोई बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, वो कहाँ पे, इंडियन पोर्ट पे उतरते हैं, या उसका सामान इंडियन पोर्ट पे आता है, ठीक है, या कुछ लाइव स्टॉक को इंडियन पोर्ट पे उतारा जाता है। ये शिप किसका है, नॉन रेसिडेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो जितने पैसेंजर हैं या गुड्स लाद के ला रहे हैं वो क्या करेगा, नॉन रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट बोलेगा हमको भाड़ा दो। मैं स्वाभाविक है जब बस से उतरते तो आपको भाड़ा लगता है, बस में जाते हैं, तो उसी तरह आप शिप से उतरिएगा इंडियन पोर्ट पे तो उसी समय नॉन रेसिडेंट मांगेगा पैसा, और भाड़ा दे दिए। या वो पैसा पहले भी मांग सकता है, इंडियन पोर्ट से पहले भी पैसा आप ले लिया होगा, इंडिया के अंदर लिया हो या इंडिया के बाहर में, ठीक है। तो उस केस में कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर कि आप जब यहाँ से डिपार्चर करने जा रहे हो, मतलब नॉन रेसिडेंट अपना शिप जहाँ पे सामान उतार के, आदमी सबको उतार के वापस जाते रहता है, तो उसको रुको, आप जो है टैक्स भुगतान करके जाओ। तो बोलता है क्यों, नॉन रेसिडेंट पूछता है क्यों हम दे, तो जो इनकम अर्न करते हैं अभी अर्न करेंगे तो हम तो देंगे असेसमेंट ईयर में ना, अभी तो चल रहा है प्रीवियस ईयर। तो बोलता नहीं, तुम अगर भाग जाओगे, तुम तो नॉन रेसिडेंट हो भाई, यहाँ के नहीं हो, तुम कहीं चले गए, कहाँ खोजेंगे भाई, डिपार्चर पर तो यहाँ से निकलने से पहले तुम भुगतान करके दो। तो क्या करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसी ईयर में टैक्स ले लेती है, कलेक्ट कर लेती है, भुगतान कर देना होता है, तब जो डिपार्चर करती है, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देता है नॉन रेसिडेंट ताकि जो है वो टैक्स भुगतान कर दे। यह है कि जैसे जितना भाड़ा दिया उसका 7.5% उस फ्रेट का, उस फेयर का 7.5% आपको असेसिंग ऑफिसर ले लेगी, मतलब वो आपको टैक्स लग जाएगा। किसका, जितना जो भाड़ा उसको मिला है उस नॉन रेसिडेंट को, उसका 7.5%, भले इंडिया में मिला हो भाड़ा या इंडिया के बाहर में मिला, लेकिन इंडियन पोर्ट पे अगर वो शिप हो गया हुआ है, वो उतर गया हुआ है, पैसेंजर या गुड्स उतर गया, लाइव स्टॉक उतर गया, तो पेबल, ध्यान दीजिए, पेबल इन इंडिया या पेबल आउटसाइड इंडिया, लेकिन किस पोर्ट पे शिप हुआ है, इंडियन पोर्ट पे,
तो बोलता है कि हाँ भाई जितना इनकम उसको हो रहा है भाड़ा के रूप में उसका 7.5% जो है आप असेसिंग आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दो, आप चल जाओ। तो उसको बोलते हैं जो शिप का जो मास्टर होता है उसका ये दायित्व होता है कि डिपार्चर करने से पहले, शिप का डिपार्चर करने से पहले वो अपना रिटर्न फाइल कर दे, कितना पेड किया है, कितना पेबल किया है, तब आप डिपार्चर करें। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो डिपार्चर करने के 30 दिन के अंदर में ऐसा अरेंजमेंट कर दे कि कोई पर्सन इंडिया में है उसके भी हाथ में जो भी है टैक्स भुगतान करके रिटर्न जो है फाइल कर दे। ठीक है, मतलब सीधा बात यही है कि शिपिंग बिजनेस अगर नॉन रेजिडेंट का होगा तो डिपार्चर करने से पहले इंडिया में जो सामान सब लाएगा या गुड्स लाएगा, पैसेंजर लाएगा या लाइव स्टॉक लाएगा, उतरने के बाद में बोलता है डिपार्चर अभी मत करो भाई, पहले टैक्स भुगतान करो तब निकलना। तो उसी साल में टैक्स भुगतान कर देता है, सस्पेंड सब हो जाता है, रिटर्न सब फाइल हो जाता है। ठीक है, अब आइए पर्सन लिविंग इन इंडिया परमानेंटली, मतलब कोई भी पर्सन अगर है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया से बाहर जा रहा है परमानेंटली, कभी लौट के नहीं आएगा या बहुत दिन के बाद आएगा, तो बोलता है भाई आप जा रहे हो प्रीवियस ईयर में तो उसी साल में आप जो है टैक्स उस भुगतान कर दो, सारा रिटर्न फाइल कर दो, असेसमेंट कंप्लीट कर दो। एक है एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में एओपी और बीओआई उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म हो रहे हैं या हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई शो है, शो अरेंज करना हुआ, म्यूजिकल कॉन्सर्ट है अरेंज किया और उसको कुछ समय के बाद बंद कर देना है, उस केस में बोलता है कि भाई आप तो कुछ दिन में बंद कर दोगे कि आप क्या करो, टैक्स भुगतान करो, असेसमेंट करो, सब कंप्लीट करना है और रिटर्न फाइल कर देना। ठीक है, फिर आया पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि वो जो पर्सन है अपना जो है प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र कर देगा ताकि वो टैक्स को बचा ले, तो ये है दिया हुआ है कि जब रिलेटिव को आप प्रॉपर्टी देते हो या कैश गिफ्ट करते हो तो उस रिलेटिव के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन स्वाभाविक है कि आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो उसके नाम पे हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी रहा नहीं है, उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है और आपके पास तो प्रॉपर्टी रहा नहीं तो टैक्स लगेगा नहीं। तो इस केस में क्या करता है, उसको लगता है असेसिंग ऑफिसर को ये जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने वाला है, तो बोलता है पहले भाई आप जो है जितना जो है टैक्स बनता है आप भुगतान कर दो, असेसमेंट कंप्लीट कर लो, हो गया। एक है लास्ट है डिसकंटिन्यू बिजनेस। ठीक है, इसमें भी ये कि अगर फाइनेंशियल ईयर किसी फाइनेंशियल ईयर में असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस डिसकंटिन्यू हो तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको इनकम मान लिया जाएगा, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, और मतलब उसी साल में अगर जो इनकम होता है उस पर टैक्स लग जाएगा और असेसमेंट हो जाएगा। तो यही 5 केस है जिस केस में जो एक्सेप्शन था कि मतलब जिसका मतलब जो नॉर्मल प्रोविज़न में दिया हुआ था कि जिस साल में प्रीवियस ईयर में अगर इनकम अर्न करते हैं तो आपको अगले साल इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। आपको मालूम ही है भाई, पूरा साल कमाओगे तब तो अगले साल में जाओगे तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस 5 केस में बोलता है कि जिस साल में कमाओ उसी साल में टैक्स दे दो। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन लिविंग इन इंडिया परमानेंटली, EOP BOI फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट टू अवॉइड टैक्स, लास्ट में है डिसकंटिन्यू बिजनेस। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने बताया था कि रेट ऑफ टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल रेट ऑफ टैक्स होता है, एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है। तो कुछ पर्सन के लिए होता है कि उसके लिए जनरल रेट ऑफ टैक्स भी है, स्पेशल भी है। जैसे इंडिविजुअल के लिए है जनरल रेट ऑफ टैक्स भी है और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी दिया हुआ है 115 BAC में। कंपनी के लिए जनरल रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, 30% है, 25% है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 115 BAA, 115 BAB, जिसका 22% और 50% दिया हुआ है। उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का है 115, उसका अलग से दिया हुआ है जनरल रेट ऑफ टैक्स और एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 115 BAD दिया हुआ है। ठीक है,
तो वो अलग से उसका दिया हुआ है। जब 22% है आपको उसका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। 10% सरचार्ज और 4% HEC होता है। तो ये तो हो गया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग से दिया हुआ है जनरल रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। एक होता है ऐसा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो सबके लिए कॉमन होता है, सारे एसएसए के लिए अप्लीकेबल होता है। जैसे कैसे, आइए, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो आप लोग पता है होगा, आई होप। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देखिए, ये अप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, अप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। कुछ एसएससी का बात होता है जो बताएंगे बाद में, लेकिन नॉर्मली सबके लिए अप्लीकेबल होता है। एक होता है आपका सेक्शन 112, ठीक, पहले सेक्शन लिख दे रहे हैं, सेक्शन 112A, फिर सेक्शन 111A, फिर सेक्शन 112A, 111A, 115BB और सेक्शन 115BBE। देखिए 112 में होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, अदर देन सेक्शन 112A, ये वाला छोड़ के, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ टैक्स है 20%। जो पढ़ेंगे डिटेल में कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ, किसके से ट्रांसफ़र, शेयर in equity share in a company, unit of equity oriented fund, unit of business trust। सेक्शन 112A में क्या है कि अगर शेयर, इक्विटी शेयर इन कंपनी जो होता है, शेयर इन कंपनी या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस सर्च का यूनिट, ये सबको अगर ट्रांसफ़र करते हैं और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ट्रांसफ़र करने पे, वो जो है आपको टैक्सेबल हो जाता है। इसका रेट ऑफ टैक्स है 10%, ठीक है। इक्विटी शेयर इन कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसको ट्रांसफ़र करने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आपको 10% आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो इसको छोड़ के जो है वो उस पर लगता है 20%, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि अगर ये जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ लिखते हैं। कंडीशन क्या है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड करना पड़ेगा
पेड एट टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इसका इक्विटी शेयर कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जब खरीदे हैं उस समय भी आपको एसटीटी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और जब बेच रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें भी देना पड़ेगा। तभी आपको जो है आपको 10% जाने तो चल जाइए 20% में, ठीक है। मतलब आपको 10% तो इससे कम मिल रहा है ना, 20% से कम मिल रहा है आपको, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन दोनों पर देना है। जब खरीदे थे शेयर तो अब, और जब शेयर को बेच रहे हैं तब। और ये दोनों के केस में क्या होता है कि एसटीटी जो है पेड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। सिर्फ बेचने के समय में एसटीटी पेड कर दे रहे हैं तो फिर भी इसको ट्रांसफ़र करते हैं दोनों को तो 10% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स लग जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। लेकिन बोलता है कि इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG exempt अप टू 1 लाख। 1 लाख अगर LTCG अगर 1 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट है। 1 लाख से ऊपर चल जाएगा तो आपको 10% का टैक्सेबल है, ठीक है। दैट इज LTCG above 1 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। आई होप समझ में आ गया होगा। 112 में क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को जब ट्रांसफ़र कीजिए मतलब बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र शब्द आप पढ़िएगा कैपिटल गेन में। ट्रांसफ़र बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका वाइडर स्कोप है और सेल उसका एक छोटा सा पार्ट है। ट्रांसफ़र मतलब लगभग सेल कर रहे हैं कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को, ठीक है। बात फिर बताएंगे बाद में कि कैपिटल एसेट क्या होता है, उसका लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म समझिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अगर बेच रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या क्या है, तो उसमें है इक्विटी शेयर इन कंपनी है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसको 10% तक टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो 1 लाख तक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर है तब लगेगा 10%। लेकिन कंडीशन तब होगा इक्विटी शेयर इन कंपनी कि जब एक्विजिशन किए थे और या ट्रांसफ़र कर रहे हैं दोनों पे एसटीटी लगेगा, तभी आपको 10% टैक्सेबल होगा। जब भी शेयर इक्विटी शेयर इन कंपनी अगर खरीदे हैं और बेचे हैं दोनों समय आपको देना था, एसटीटी पेड किए हैं, तब उस केस में आपको 10% का टैक्स मात्र देना होगा। और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट होता है, उस केस में दोनों के केस में सिर्फ ट्रांसफ़र पे आप एसटीटी दीजिए और 10% का टैक्स भुगतान कीजिए LTCG पे। अब आया सेक्शन 111 है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। 111A, चलिए इधर 111 होता है सेक्शन 111। ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ, ये भी तीनों है इक्विटी शेयर इन कंपनी ट्रांसफ़र किए हैं तो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और आपका है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे। तो ये मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, इक्विटी शेयर इन कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, इस केस में जो है आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 15% आपको लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि जो भी इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है या यूनिट है, जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ऑन और आफ्टर 1/4/2004 को हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब ये सब ट्रांसफ़र कब हो रहा है, 1/4/2004 को या उसके बाद। और दूसरा कंडीशन इसका है कि इस पे एसटीटी पेड हुआ है, एसटीटी पेड हुआ है ऑन ट्रांसफ़र पर, सिर्फ ट्रांसफ़र पर हुआ है, एक्विजिशन पर नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र पर हुआ है। तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 111A में। अब आया 115BB, जैसे इसका जो इनकम होता है, इनकम बाय वे ऑफ, ये सेक्शन है, विनिंग फ्रॉम, किस किस से विनिंग हुआ है, लॉटरी, लॉटरी से इनकम हुआ है, क्रॉस वर्ड पजल हुआ है, रेस, कोई रेस हो रहा है, घोड़ा का रेस, कोई भी रेस हो, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, उससे इनकम आया है। आपका कार्ड गेम है, कोई कार्ड गेम खेल रहा है, 3 पत्ती 4 पत्ती कोई कोई कार्ड सब होता है, 28 ये सब, ठीक है। उसके बाद कोई भी जुआ, गैम्बलिंग, कोई जुआ खेल रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं, बेट लगा रहे हैं, किसी चीज़ पे बेट लगा रहा है, क्रिकेट पे कोई भी गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो इस सब पे जो भी विनिंग होगा उसका जो इनकम होगा सीधे फ्लैट रेट हो जाता है 30%। और एक चीज़ जो है, आप लोग बहुत कम पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे, एक चीज़ है सेक्शन 115BB और E, 115BBE, जैसे इसके अंदर होता है डिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, एक्सपेंडिचर होता है अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D। इससे फ्लैट पड़ता है 60% टैक्स लगता है, 60% लगता है, बाद में लिखाएंगे 60% के ऊपर में सरचार्ज भी लगता है 25%, और उसके बाद में आपको 4% SHEC भी लगता है। तो देखिए, ये अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। ऐसे तो बहुत कुछ है ये जो एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर जैसे टॉपिक है जो आपको पूछ सकता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया। से अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम जो होता है, जैसे उसमें थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं। जैसे आपके पास कैश है, अमाउंट है, आपके बुक ऑफ अकाउंट में शो कर रहा है कैश में, लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को आप एक्सप्लेनेशन जो है नहीं दिए हो, बताया नहीं हो कि हाँ भाई इसका नेचर क्या है, सोर्स कहाँ से आया ये पैसा, इसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, नहीं बता पाए या बताए हो तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतुष्ट नहीं कर पाए असेसिंग ऑफिसर को, तो उस साल में उसको इनकम मान लिया जाएगा और जो है उस पर जो है 60% का टैक्स लगा दे। उसी तरह जो है बहुत कुछ है, जो इन्वेस्टमेंट है,
जो बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाए हो, ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर को बताए हो लेकिन सही से नहीं बताए हो, ठीक है, तो उसमें भी हो जाता है। या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कम बताए हो, कोई इन्वेस्टमेंट जो है आप बताए हो असेसिंग ऑफिसर को लेकिन कम बताए हो, जितना होना चाहिए उतना नहीं बताए हो, बुक ऑफ अकाउंट में जो है कम दिखाए हो, ठीक है। और कुछ ऐसा जो है लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि आपके घर में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कोई ज्वेलरी है, कोई बुलियन है, बुलियन मतलब गोल्ड कॉइन ये सब होता है, या बार होता है गोल्ड का या सिल्वर का, या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल्स होता है आपके घर में, ठीक है, वो सब के बारे में आपको पूछा गया, आप सही से नहीं बताए, और सही बताया लेकिन सही मतलब आप बताए ही नहीं, और बताए तो संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में भी आपको जो है 60% का आपको लग जाएगा। और एक है होता है एक्सपेंडिचर आप दिखा रहे हैं पीएल में, लेकिन आप सही से पीएल में दिखा रहे हैं लेकिन उसका सेटिस्फैक्ट्री जो है आंसर नहीं दे पाए असेसिंग ऑफिसर को, तो इस केस में भी 60% लग जाएगा। एक हुंडी वाला होता है, बोरो करते हैं हुंडी पे, ठीक है, रिपेबल होता है, अदर देन अकाउंट पे चेक होता है, तो उस केस में भी आपको 60% का लग जाता है। तो आपको ये जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है जो सारे एसएससी पे लगभग अप्लीकेबल नॉर्मली अप्लीकेबल होता है, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अदर देन सेक्शन 112A ये वाला छोड़ के, तो 20% लगेगा। सेक्शन 112A में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होगा, जब ट्रांसफ़र करेंगे कोई इक्विटी से कंपनी या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम 1 लाख तक है तो छाड़ है, छूट है, 1 लाख से ऊपर होगा तो 10% आपको लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको एसटीटी जब खरीदते शेयर को या यूनिट को, शेयर को खरीदे थे, सिर्फ शेयर को खरीदे थे, ठीक है, और या बेचे हो, दोनों केस में जो है आपको एसटीटी पेड किए हैं। और यूनिट के केस में जो होता है सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं तो आप एसटीटी पेड किए हो तो आपको 10% जो है आपको कंसेशन मिलेगा टैक्स का। नहीं तो आप देख रहे हैं यहाँ 20% है। 111 में क्या होता है, उस केस में भी जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इक्विटी शेयर को अगर ट्रांसफ़र करते हो या यूनिट को, तो उस केस में आपको 15% देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि 1/4/2004 को या उसके बाद आप जो है ट्रांसफ़र किए हो और उस पर जो ट्रांसफ़र किए उस पर एसटीटी पेड किए हो तो 15% का आपको टैक्स रेट लगेगा। और 115BB अगर कोई भी इनकम होता है, जैसे कि लॉटरी से, क्रॉस वर्ड पजल से, कार्ड गेम से होता है, कुछ गेमलिंग जुआ हुआ, बेटिंग वोटिंग हुआ, हॉर्स रेसेस सब हुआ, कोई भी रेस हुआ, तो उस केस में जो है आपको 30% का डायरेक्ट फ्लैट रेट लग जाता है आपको 115BB में। 115BBE में क्या होता है कि बताएं हैं कि अनडिस्क्लोज कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता है या एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कैश क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, मनी है, बुलियन है, वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, कुछ ऐसा चीज़ जो है कि आप बुक में दिखाए हो लेकिन बताए नहीं हो, बुक में नहीं दिखाए और सही से बताए भी नहीं, और जो बताए मतलब जो बताए भी नहीं और जब बताए तो सही से नहीं बताए, तो इस सब चीज़ पे आपको जो है मान लिया जाता है उस साल में उसका इनकम, डिम्ड इनकम, और डायरेक्ट जो है 60% लगता है। 60% के ऊपर भी लगता है 25% आपको सरचार्ज, और तब 4% लगाते हैं, तो आपको समझ लीजिए लगभग 78%, आई होप 60% लगता है प्लस 25% और प्लस इसका 4%, तो 25 60 30 15 तो 75 हो गया, 75 का 4% हो गया, ठीक है। 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15, 75, और इसका जो है 4% करते हैं तो लगभग जो है आपका 5 का 20 और 7 का 28, 30 300 हुआ और 100 3% बोल दिए, मतलब आपका 78%। देखिए मतलब लगभग जो है 78% का टैक्स लग जाएगा। और इस पे आपको जो है बेसिक एग्जेम्पशन जो लगता है 2,50,000 3 लाख और 5 लाख का वो नहीं मिलेगा आपको, कोई अलाउंस डिडक्शन से नहीं मिलेगा। तो सीधे देखिए कि जितना भी आप पैसा छुपाए हुए हैं और सही से बताया नहीं कि कहाँ से आया, तो भाई छोड़ेगा नहीं, सीधे आपको 100% का सीधे 78%, ठीक है। ओके, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू।